प्रोनाउन हो चुका था, वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, सनम प्रोनाउन याद है आपको। तो सनम प्रोनाउन के अंदर वो आ गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि सम के बाद ऑफ लगा है, सम ऑफ माय फ्रेंड्स। यहां पे हमने क्या बोला, सम फ्रेंड्स। तो सम फ्रेंड्स में ऐसे ही आपको हो, मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन यस्टरडेज क्लास। मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पहले मेनी आ गया। अब जाहिर तौर पे स्टूडेंट्स की संख्या न्यूमेरिक है, उसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल तो है नहीं, लेकिन आप कोई निश्चित संख्या नहीं बता रहे, तो ये अनिश्चित है, तो आपने अनिश्चित के लिए लिख लिया, मेनी है, राइट। ऐसे ही आपके पास फ्यू है, फ्यू, राइट। सो अ फ्यू स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, वहां पे आपने फ्यू लगा लिया। सेवरल शब्द है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एटसेट्रा। तो आपको बात समझ में आ ही रही है यहां पे कि भाई अगर कोई निश्चित संख्या नहीं लगाई जा रही है, लेकिन उस चीज को गिना जा सकता है, और उस नाउन के पहले गिनने वाला ही कोई शब्द, अब जैसे हम कहें कि सेवरल कंपनीज, सेवरल कंपनीज, तो इसका मतलब क्या कि भाई कंपनीज कहा जा रहा है, कंपनी को गिना जा सकता है, लेकिन आपने उसमें कोई निश्चित संख्या नहीं बताई कि 5 कंपनीज 10 कंपनीज, आपने कहा सेवरल कंपनीज, राइट, ऑफ दिस कैटेगरी। तो ये क्या है, ये एक इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। रटने के बोझ के तले मत रहना, इसीलिए समझा रहा हूं। कोई आपसे स्कूल के एग्जाम में इनकी लिस्ट नहीं लिखवा रहे कि बेटा एग्जाम्पल बताओ, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ देम सो दैट यू कुड यूज देम करेक्टली। अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाम से ही पता लग रहा है, नंबर और क्वांटिटी का फर्क आपको पता है। नंबर का मतलब जिसे गिना जा सके, और क्वांटिटी का मतलब जिसे गिना ना जा सके। यानी ये एडजेक्टिव हैं, नाउन के पहले लगेंगे। जो नंबर वाले एडजेक्टिव हैं वो काउंटेबल नाउन के पहले लगेंगे, और जो क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव हैं वो किसके पहले लगेंगे भाई, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि जिन नाउन को आप गिनती नहीं दे सकते, राइट, वही है अनकाउंटेबल, और उनको बताने के लिए इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्वांटिटी का बोध कराते हैं, ना कि नंबर का, राइट। सो संख्या नहीं, परिमाण। अब यहां पे क्या, किसका एग्जाम्पल आएगा, तो यहां पे सम का एग्जाम्पल देखो, यहां पे भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब जैसे मैं कहूं कि गिव मी सम वाटर, आप खुद ही देखो, गिव मी सम वाटर। अब यहां पे आप देखिए, वाटर शब्द नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया, सम का इस्तेमाल हो गया। वाटर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो उसके पहले जो एडजेक्टिव आएगा वो किसका बोध कराएगा, वो क्वांटिटी का बोध करा रहा है आपको। तो लेकिन वही सम जो है हमारे नंबर का भी बोध करा रहा था। अब ऐसे ही इसमें जैसे अ लॉट ऑफ का एग्जाम्पल है, यार ठंड रखो भाई, बस आराम से सुनो, सब कुछ कवर हो जाएगा, सम फ्यू क्या डिफरेंस है, डोंट वरी। और जैसे आंचल ने यहां लिखा है अलॉट ऑफ भी उसी के तरीके से है। आपने मुझसे तुरंत पूछने के पहले थोड़ा अपना भी दिमाग चलाओ, आपको भी बड़ी खुशी, हाँ यार मेरे को जवाब खुद ही मिल गया, और बड़ी खुशी होती है जब कोई चीज खुद से पता लग जाती है अचानक से। तो अब खुद देखो, अलॉट ऑफ कैसे, हमने इसको कहां पर रखा हुआ है, डेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट न्यूमरल में। तो अगर आपने ये कहा कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या है, वहां पे स्टूडेंट्स है, तो भैया डेफिनेट हो गया। लेकिन वहीं पे आपको अ लॉट ऑफ द मनी या अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन वेस्टेड सो फार, तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल से पहले क्या हो जाएगा, वो अब वो हो चुका है आपका क्वांटिटी वाला एडजेक्टिव। तो हम शब्दों के आधार पर तय कर लेंगे। पहचान मैंने बिल्कुल क्लियर बता दी कि भाई अगर आपका काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगा होगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले क्या लगा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सीधी सी बात है, क्योंकि उसको गिनती नहीं दे सकते, उसका परिमाण बताना है आपको। और कुछ शब्द हमारे पास कॉमन हैं जो कि क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो अब जैसे ऑल शब्द है, ऑल, अब ऑल को भी देखो आप, इसमें ऑल भी लिख लो, ऑल इधर भी आ जाएगा और ऑल इधर भी आ जाएगा, क्वांटिटी बताएगा। आप सीधा देख लो, ऑल द स्टूडेंट्स, तो वहां पे ऑल आपने लगा लिया काउंटेबल के पहले, ऑल द मनी, बस। तो मनी, स्टूडेंट्स, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल, दोनों के पहले ऑल लगता है।
हमने सेंटेंसेस सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, तो हमें इसके एग्जाम्पल को रटने का कोई बोझ नहीं है। हमें तुरंत समझ आ गया कि अच्छा ये काउंटेबल अनकाउंटेबल से पहले दोनों के पहले लग जाता है। अब यहां पे क्वांटिटी में इधर जैसे फ्यू आया था, इधर लिटिल आ जाएगा। अब देखो लिटिल और फ्यू के बीच का डिफरेंस आपको अब समझ में आएगा थोड़ा सा। अभी हम आगे अभी तो बस टाइप की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद ज्ञान के ऊपर जब हम चलेंगे तो अभी चर्चा करेंगे, हम आज ही करेंगे वो। फ्यू और लिटिल के बीच की का डिफरेंस क्या है कि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के पहले लगता है और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है। अगला क्या आ गया? नेक्स्ट एनफ है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, ठीक है, ये ऑल है, a lot of, lots of, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? एनी है, एनी इधर भी आ जाएगा। भाई डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, तो वहां पे मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, तो उधर क्वांटिटी आ गया। उसी एनी को आप नंबर के लिए भी लगा लेते हैं, राइट। सो एनी शॉप कर दिया आपने, तो वहां पे आपने उसको किसके लिए इस्तेमाल कर लिया? नंबर के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो उसको इधर लिख लो अपने आप। तो बिल्कुल हल्के रहना है दिमाग में, राइट। तो ये सब क्या हो गए आपके? एटसेट्रा, ये सब आपके क्वांटिटी बताने वाले हो गए। और बाकी की चर्चा तो हमने ऑलरेडी कर ली है। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पता है भाई, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी पता है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इंटरोगेटिव, एडजेक्टिव पता है आपको, ये सारे WH फैमिली के वर्ड अगर नाउन से पहले आ जाए तो विच है, विच बुक इज योर फेवरेट, बुक से पहले आ गया। व्हाट टाइम हैव यू एंटर्ड द क्लास, व्हाट आ गया, ठीक है। विच है, व्हाट है, ये देखना है हमें। WH फैमिली के वर्ड जरूर आएंगे, लेकिन वहां पे आपको ये भी जरूर देखना होगा कि भाई वो नाउन के पहले आए, वो एडजेक्टिव वाला, और एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडवर्ब तीनों ही WH फैमिली की कैटेगरी के शब्द हैं। इनके बारे में डिटेल में चर्चा हमारी हो चुकी है, राइट। या जैसे आपने मान लो पूछ लिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द क्लास, तो स्टूडेंट से पहले क्या आ रहा है? हाउ मेनी आ रहा है, तो जाहिर तौर पे ये भी सवाल ही पूछ रहा है, एक तरीके से नंबर पूछ रहा है, तो एटसेट्रा। फिर बारी आती है एम्फैटिक एडजेक्टिव की। इन तीनों की चर्चा हम डिटेल में पहले ही कर चुके हैं, अब बस एम्फैटिक एडजेक्टिव की बारी है। यहां पे हाँ बिल्कुल विकास, मच भी आ जाएगा इसी में भाई, क्वांटिटी में मच भी आएगा। यहां पे मेनी था ना, यहां पे मेनी था, यहां पे मच आ जाता है क्वांटिटी में। क्वांटिटी के अंदर ये सब के सब क्वांटिटी हैं। हाँ, एम्फैटिक एडजेक्टिव के अंदर क्या आएंगे? अब जैसे आप किसी को कहो कि आई हैव सीन हिम विद माई ओन आईज, आई हैव सीन हिम विद माई ओन आईज, यानी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तो यहां पे आईज के पहले आपने ओन कर लिया। एक तो हिज हो गया, वो पजेसिव एडजेक्टिव है, आई हैव सीन हिम विद या माई, विद माई ओन आईज, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये खुद अपनी जो है ओन आईज, ये क्या हो जाएगा? एम्फैटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। आपने कहा ही इज द ओनली स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हु हैज क्लियर्ड दिस एग्जाम, ही इज द ओनली स्टूडेंट, राइट। तो ओनली करके ना आप क्या कर रहे हो? उसको एम्फसाइज कर रहे हो, उसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हो, जोर डाल रहे हो। ऐसे ही आप कहो कि दिस इज द वेरी कार आई हैव बीन वेटिंग फॉर टू बी लॉन्च्ड, अरे ये तो वही कार है मैं जिसके इंतजार में था उसके लॉन्च के लिए। या दिस इज द वेरी ड्रेस आई वांटेड टू बाय, राइट।
दिस इज द वेरी ड्रेस आई वांटेड टू बाई, अरे ये तो वही ड्रेस है जो मैं खरीदना चाहता था। तो ड्रेस के पहले वेरी लग गया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। जबकि आपको पता है वेरी एडवर्ब भी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ही इज वेरी गुड, तो गुड एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम एडवर्ब। सो दिस इज वेरी गुड के अंदर गुड इज एडजेक्टिव, वेरी इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री, but the same very in this case is the emphatic adjective. So do not mug up anything, always focus at the placement of that particular word, and that decides that what kind of role that word is playing in that sentence. So that should be your focus area. If I say, you know, I like such movies, I like such movies, so definitely movies के पहले आप such लगा रहे हैं, and you are kind of emphasizing a particular genre of the movie. तो आप एक पर्टिकुलर क्लास कैटेगरी आप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो। तो सच का वैसे इस्तेमाल हम डेमोन्स्ट्रेटिव में भी, इशारा करने के लिए भी कई बार कर लेते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम के तौर पे। तो मैं वही कह रहा हूं कि नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट दीज थिंग्स दैट बेटा गिव मी द एग्जाम्पल। बट अगेन अगर ये चीजें पता नहीं है तो जो हम सतही रूल रटते हैं चैप्टर के ना, वो इसीलिए गायब हो जाते हैं। और 2 चैप्टर आपने ढंग से किए हैं अभी, आपको पता है जब बेसिक से हम ऊपर बढ़े, पहले उस टॉपिक को समझा, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। हम 2 गड़बड़ करते थे, हमारा बेसिक्स भी गायब था, पता ही नहीं लग रहा क्या प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव है, और ना उनके कॉन्सेप्ट पता है। हम तीसरे पड़ाव रूल पे पहुंच जाते थे, रूल 1 रूल 2, तो फिर वहां रटने का बोझ होता था। अब कुछ भी रटने का बोझ नहीं है, आप पहचान रहे हैं कि हाँ भाई एक ही तरह के शब्द ये रोल निभा सकते हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं बोर्ड से, जो भी आपको अब पूछना है इनसे संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। आंचल पूछ रहे लॉट ऑफ मनी प्रोनाउन नहीं होगा। आंचल प्रोनाउन क्या होता है बच्चे, व्हाट इज प्रोनाउन? जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। यहां मनी नाउन है, मनी के पहले आया हुआ और उस मनी को की विशेषता बता रहा है, बहुत सारा पैसा, तो प्रोनाउन कैसे हो गया? अमित ने खतरनाक सेंटेंस लिखा है जिससे ग्रामेरियन अपनी कवर में तड़प जाएंगे। इंडिया कंट्री इज डेमोक्रेटिक। वाह वाह मेरे भाई, ये कहां से सीखते हो ऐसे सेंटेंसेस हैं? इंडिया कंट्री इज डेमोक्रेटिक। देशराज जी वोकैबुलरी की क्लास की बात कर रहे हैं। अरे भाई जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, एक क्लास हो गई ना, बीच में हमने बात करी, एक पूरी क्लास देंगे, तो थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न का पालन हो रहा है, हो जाएगा वोकैबुलरी, डोंट वरी। सिलेबस भी पढ़ना जरूरी है ना वोकैबुलरी का, तो चलो ठीक है, वोकैबुलरी बैचेस में भी हो आप लोग। इतना नोट कर लिया सभी ने? गुड मॉर्निंग अंजलि। आगे बढ़े। हीरो कम से कम सिंटैक्स की स्पेलिंग तो सही लिख दो भाई। सिंटैक्स यही है जो यहां पे कर रहे हो। जब बच्चे को हर चैप्टर पता होता है तो उसको सिंटैक्स अपने आप पता होता है, नहीं तो उसका भी रूल रटता है वो। जयपाल की 6वीं 9th और 12th वीडियोस नहीं चल रही है। सम हैव ज्वाइंड द पार्टी हैव करेक्ट है सर, बिल्कुल अदिति, यहां पे सम हैव ज्वाइंड द पार्टी में बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज सम यहां पे क्या है, प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सम डेफिनेटली प्लूरल है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, हैव। चलिए, तो टाइप्स के बाद अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखो एडजेक्टिव का पूरा मामला डिग्रीज पे जुड़ा हुआ है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स।
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। कौन कौन से हैं भाई ये? तो पॉजिटिव डिग्री है, फिर आता है आपके पास कंपैरेटिव, और फिर आता है सुपरलेटिव। ठीक है ना? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या मतलब है इन डिग्रीज का? कि भाई अगर किसी एक चीज की आप तारीफ कर रहे हैं फॉर सिंगल एंटिटी या फॉर वन एंटिटी, सिंगल फॉर वन एंटिटी, एंटिटी के अंदर सब आ जाएंगे ना, इंसान, सामान, कुछ भी। अगर आप एक एंटिटी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप वहां पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय के अंदर ही सिर्फ एक आदमी है। ठीक है ना? तो जब आप किसी एक एंटिटी की, चाहे कोई एक व्यक्ति है, कोई एक सामान है, कोई एक शहर है, कुछ भी है, अगर उसकी विशेषता बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। अगला है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव कंपैरिजन, नाउन वहीं से बना हुआ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फॉर टू, दो एंटिटीज अगर हों, ए और बी हो, तभी कंपैरिजन हो सकता है। तो आप क्या कहोगे कि भाई ए इज बेटर देन बी, ए इज गुड, ए एक था, अब ए और बी दो आ गए, तो हमने क्या कहना पड़ा? ए इज बेटर देन बी। यानी जब दो के बीच में तुलना होती है तो हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जब दो से ज्यादा की बात हो, राइट, यानी फॉर मोर देन टू, तो आप क्या लगाते हो? सुपरलेटिव। यानी दो से ज्यादा में जब कोई एक सबसे बेहतर है तो हम लगा रहे होते हैं सुपरलेटिव। अब आप जैसे कहो कि ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। हमने कहा ए इज बेटर देन बी, तब बात सिर्फ दो के बीच की थी, लेकिन जब हमने कहा ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यानी अब पूरे क्लास की बात हो रही है। अब किसी सिर्फ दूसरे एक इंसान से नहीं हो रही, दूसरे स्टूडेंट से नहीं हो रही, पूरी क्लास से हो रही है, और पूरी क्लास में वो सबसे बेहतर है। ये फंडामेंट, ये बेसिक सी बात है कि इन डिग्रीज का क्या मतलब होता है। ठीक है? तो जैसे हमने गुड, बेटर, बेस्ट लिखा है, ऐसे ही क्या हो जाएगा? बैड, वर्स और वर्स्ट, सबसे बुरा। ठीक है ना? इसी में अब जैसे मैं अगर लिख रहा हूं, कुछ वर्ड मैं लिखूंगा, उसके अब आप बताओगे मेरे को आगे के। ठीक है ना? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट लिख लिया मैंने, अब मैंने लिखा ब्राइट, क्या होगा? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। वेरी गुड दीप्तेश और सौरभ। तो यहां पे क्या आ गया? ब्राइटर एंड ब्राइटेस्ट। बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसका बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया अजय, पीयूष, सुनील। हाँ, क्या बात है। अभिषेक, राजेश, दीप्तेश और संदीप, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग। विश्वजीत भी आ गए उसमें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जरा होश में आओ बबलेश और पवन भैया, यहां बात चल रही है किसकी? एडजेक्टिव की। बात किसकी चल रही है? एडजेक्टिव की। राइट क्या है? राइट वर्ब है। प्रणाम है आप लोगों के चरणों में। राइट वर्ब है, और अभी भी धुआंधार तरीके से आप लिखते जा रहे हैं, रोट और रिटन। तो अब आपको पता लग गया कि मैंने ये छेड़छाड़ आपके साथ की क्यों है, क्योंकि एक्सपीरियंस है इतने सालों के क्लास में पूछने का। यही एक्सपीरियंस है मेरा। क्लास में खैर एक अलग मजा होता है, मुझे यहां थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, और हो सकता है आपके दिमाग की बत्ती भी जल जाए, लेकिन क्योंकि क्लास में जब होती है ना माहौल, बच्चा सामने बैठा है, तो ऐसे कर रहा होता, मैं बोलूंगा गुड, बेटर, बेस्ट,
मैं बैड बोलूंगा, पूरी क्लास बोल रही है बैड, वर्स, वर्स्ट, फिर मैं बोलूंगा गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, फिर उनको रोकना पड़ता। भाई साहब, ये बाद के जो दो बोले हैं आपने, राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब हैं। और ये क्यों निकलता है, क्यों पूछता हूं मैं? क्योंकि आपके हर हालात से परिचित हूं मैं। रट्टू तोते होने की वजह से हमारे साथ ये सब दिक्कतें हैं। हमें बस याद आता है यार, बचपन में कुछ पढ़ा तो था, एक ऐसे लिखते तो उसी के साथ दो कॉलम और बनता था, लगा दो उसमें। ये भी नहीं होश में आता है कि भैया वो एडजेक्टिव और वर्ब में क्या फर्क है। ये वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। और जो रोट और रिटर्न है, ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, जिसको हम पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो चलो, आज झटका लगा है, अब आगे से कभी ये सब गलतियां नहीं करोगे आप। बहुत बढ़िया। आइए, तो खैर एक पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट देखा, यहां पे आपके पास तीनों शब्द अलग अलग थे, बैड, वर्स, वर्स में तीनों अलग अलग थे। लेकिन फिर आप देख रहे हैं ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, यहां पे देख रहे हो आप ई आर और ईएसटी लगा करके आपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना दिया। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। लॉन्ग लिखा आपने तो लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है ना। शॉर्ट, शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, ये सब बन जाएगा। तो एक तरह का पैटर्न नहीं है, दूसरे तरह का पैटर्न नहीं है। अब तीसरे तरह का पैटर्न क्या है कि जैसे हमारे पास शब्द आ जाए ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल वर्ड आ गया, ठीक है ना। आपको किसी एक को बताना है, आपने बता दिया शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन अब आपको ए को बी से ज्यादा खूबसूरत बताना, तो अब क्या करोगे? ए इज ब्यूटीफुलर बोलोगे क्या आप? ए इज ब्यूटीफुलर देन बी ब्यूटीफुलर तो कोई शब्द ही नहीं होता। तो अब इधर क्या है कि मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा आपको, मोर ब्यूटीफुल। और इधर क्या करोगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही मान लो आपके पास ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट ईमानदार होता है, लेकिन आपको ए को बी से ज्यादा ईमानदार बताना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? मोर ऑनेस्ट। और इधर क्या करना होगा? मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये एक पैटर्न हो गया। कहने का मतलब कि वो एडजेक्टिव्स जिनके ई आर और ई एस टी वाले फॉर्म, जो कि ऊपर आपको दिख रहे हैं, जिनके ई आर और ई एस टी वाले फॉर्म नहीं होते, उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? उनके पहले मोर और मोस्ट को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से तीन पैटर्न हमने देखे यहां पे। एक तो जिसमें तीनों ही शब्द अलग अलग हैं, फिर दूसरे वाले में हमने देखा कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ई आर और ईएसटी लगा के बन रहे हैं। और तीसरे पैटर्न में देखा कि शब्दों से पहले हम मोर और मोस्ट को जोड़ दें तो हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना लेंगे। बिल्कुल योगेश, तो ये 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। अब देखो, ऑनेस्ट में 2 सिलेबल वाली बात नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल में है डेफिनेटली। ब्यूटी और फुल मिला करके हमने मोर ब्यूटीफुल बनाया और उसके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ा। तो ये तो बेसिक हमारे बेसिक बिल्कुल ज्ञान हो गया कि कब हम पॉजिटिव, कब कंपैरेटिव और कब सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं और कितने पैटर्न हमारे पास हैं मोटे मोटे तौर पे। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सबसे पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो आपको बड़ा परेशान करता है, लिटिल वर्सेस फ्यू। इसको समझ लेते हैं। लिटिल वर्सेस फ्यू, क्या फर्क है इनमें? तो देखो, आपके पास आता है लिटिल और फिर आता है फ्यू, फिर आता है अ लिटिल और इधर भी आता है अ फ्यू, और फिर आता है द लिटिल और इधर आता है द फ्यू। मोटे मोटे तौर पे ये क्लैरिटी हमें रखनी है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले भी ली, कि लिटिल का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं क्योंकि लिटिल क्वांटिटी बताता है, और फ्यू का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटेबल से पहले क्योंकि ये नंबर बताता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट ये है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या फर्क है, हम इनका इस्तेमाल कब करेंगे, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि लिटिल और फ्यू ये दोनों ही आपके जो शब्द हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव शब्द हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर,
कुछ नहीं। ये मतलब होता है लिटिल का। जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वांटिटी के सेंस में बताता है कि यहां पे कुछ नहीं है, और फ्यू जो है वो नंबर के सेंस में बताता है कि यहां वहां पे कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, कुछ भी नहीं। ऑल लिटिल जो है ये पॉजिटिव है, ऑल लिटिल पॉजिटिव है, इसलिए इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है समथिंग, कुछ तो है। ऑल लिटिल इज समथिंग, और ऑफ फ्यू का मतलब कि हाँ भाई नंबर में भी कुछ है। तो अब यहां एक संख्या पॉजिटिव निकल गई, जबकि लिटिल और फ्यू जो थे वो ना के बराबर थे। यहां पे कुछ हो जाते हैं, क्वांटिटी में कुछ और वहां नंबर में कुछ। लेकिन अब अगली समस्या यह है कि ये कुछ कितने हैं ये समझ में नहीं आता। तो उस समस्या के समाधान के लिए द लिटिल आता है, और द लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल बट ऑल दैट इज देयर। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी कुछ है वही सब कुछ है। अब मैं जरा इसका हिंदी बोल रहा होता हूं, आपको शायद समझ में आ जाएगा। लिटिल का मतलब क्या था, कुछ नहीं, ना के बराबर, ये आपका कुछ नहीं है। ये क्या है, ये कुछ है। और ये द लिटिल का मतलब क्या है हिंदी में, इसका मतलब हो गया जो कुछ थोड़ा। जो कुछ थोड़ा था, जो कुछ थोड़ा, यानी जो थोड़ा था वही जो कुछ है, वही सब कुछ है उस समय। अब हम इसका सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करें इस तरीके से कि मान लो आपने कहा आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट। फिर आपने कहा आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, और फिर तीसरा सेंटेंस हमने बनाया द लिटिल मनी I had has been stolen away. The little money I had has been stolen away. अब 3 सेंटेंस हैं, जरा यहां पे इनके अर्थ को समझने की कोशिश करें। जब पहले सेंटेंस में कहा गया I have little money, तो उसका क्या मतलब है कि मेरे पास ना के बराबर पैसा है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास, ये मतलब होगा I have little money का। फिर आपने कहा आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी का मतलब क्या, कि मेरे पास थोड़ा पैसा है। और फिर तीसरे में क्या देख रहे हैं आप, द लिटिल मनी आई हैड। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है कि ये हैड के बाद फिर इधर हैज बीन आया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि द लिटिल मनी आई हैड, ये क्या है पूरा का पूरा, ये नाउन क्लॉज हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका वर्ब आ गया। तो उसका क्या मतलब है कि जो कुछ थोड़ा पैसा मेरे पास था, यानी मेरे पास जो कुछ भी पैसा था चुरा लिया गया। हैज बीन स्टोलन अवे, ये बात पैसिव वॉइस में लिखी है, क्योंकि जाहिर तौर पे पैसा कोई और चुराएगा, पैसा चुरा लिया गया। अपना पैसा मैं चुराता हूं ये तो कोई कहेगा नहीं। तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल आप तभी करते हैं ना एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट ना हो, एक्शन करने वाले का पता ना हो। तो किसने चोरी की ये नहीं पता है, तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस में हमने लिखा, और यहां पे द लिटिल का इस्तेमाल हुआ। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी द लिटिल या द फ्यू आएगा ना, तो जनरली वो आपको नाउन क्लॉज के तौर पे ही दिखाई देगा, क्योंकि उस जो कुछ के साथ क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फर्क है इनमें। जैसे आपको अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव लिटिल डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट, ना के बराबर। आपको थोड़ा डाउट है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव अ लिटिल डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट, मुझे थोड़ा डाउट है। और फिर आप कहो कि द लिटिल डाउट आई हैड, जो कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट था, हैज बीन क्लियर्ड ऑफ, वो क्लियर हो गया। तो ये इसका मतलब होता है, कुछ नहीं थोड़ा सा है, और यहां पे जो कुछ थोड़ा। वैसे ही आप फ्यू के भी सेंस में अगर बात करो तो ऐसे ही सेंटेंस बना लो। आप कहो कि भाई आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, तो यहां पे इसका मतलब कि आपके पास किताबें ना के बराबर हैं। फिर आपने कहा कि आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, क्या मतलब हो गया कि कुछ किताबें हैं आपके पास 2-4। और फिर आप कहो कि द फ्यू बुक्स आई हैड ऑन इंग्लिश ग्रामर हैज बीन गिवन टू माई यंगर ब्रदर, जो कुछ भी किताबें थी मेरे पास इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वो मेरे छोटे भाई को दे दी गई। सो वही बात कि वहां पे वो नंबर के लिए जो कुछ हो गया कि जो कुछ भी थी, 1-2 किताबें थी, वो सब छोटे भाई को, द फ्यू बुक्स आई हैड। इस तरीके से अब यहां पे भी देखो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है,
द फ्यू बुक्स आई हैड हैज बीन क्लियर्ड आउट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर। क्वेश्चन तो खैर हम आगे डिस्कस बहुत सारे करेंगे ही, और इस चैप्टर में एक थोड़ा सा हम डिडक्टिव अप्रोच लेके चलेंगे। डिडक्टिव अप्रोच का क्या मतलब कि सेंटेंसेस यहां पे मैं दूंगा और हम वहां से कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करेंगे। जब ये कुछ बेसिक बातें हो जाएंगी उसके बाद जो अंदर अंदर एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सेंटेंसेस से डिड्यूस करेंगे। डिडक्टिव मेथड से ये चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर इनको समझना आपके लिए। ठीक है, तो द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे, ये यहां पे पॉइंट है। बात समझ में आ गई? इतने को नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं इसके ऊपर ऑन द स्पॉट। इतने को नोट करिए आप। सर फ्यू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कुछ होता, कुछ के बाद कैसे सिंगुलर आ रहा होगा? फ्यू बुक्स, सिंगुलर से बेहतर है काउंटेबल अनकाउंटेबल पूछना, ना कि सिंगुलर। क्योंकि जो चीज काउंटेबल होती है वो तो एक भी होती है ना, एक बॉय भी तो होता है और बॉयज भी होता है। हैप्पी कह रहे हैं एडजेक्टिव को पढ़ा तो बहुत, बट समझ आ जा रहा है, चलो बहुत अच्छी बात। अदिति इनडेफिनेट प्रोनाउन को इतने क्लैरिटी से बताया था कि सेन बॉट जो है वो सब के सब सिंगुलर हैं, कैसे भूल जाते हो? सनम में हमने बात करी थी कि सम ऑफ द मनी और सम ऑफ द स्टूडेंट्स। सम ऑफ द मनी बोल रहे हो तो उसके बाद सिंगुलर लगाओगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, इन सब के साथ सिंगुलर लगाओगे। दीप्तेश पूछ रहे हैं ए एन इज आर्टिकल इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दीप्तेश ये सवाल पूछने से पहले बोले खुद से पूछो, ये बात जो लिख रहे हो उसमें कोई पॉइंट है? ए और एन का क्या मतलब होता है भाई? एक ना, एक क्वांटिटी बताएगा कि नंबर बताएगा? अगर मैं कहूं कि देयर इज अ बॉय, वहां एक लड़का है, तो लड़के को क्वांटिटी बताओगे कि नंबर बताओगे? क्या करते हो, कैसे कैसे सवाल पूछते हो? चलिए अच्छी बात है प्रदीप, आपकी क्लास में कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाता है। आगे बढ़े इसके। गोविंद अब जग रहे हैं, कहां रोट रिटर्न लिख रहे हो भाई? कहां हो आप गोविंद? हेलो सर, टुडे इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। ओके हर्ष, मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही देखता हूं। वेलकम है भाई। तो आप वर्किंग हैं हर्ष? सैटरडे है आज, शायद इसलिए ऑफ मिल गया हो आपको। चलिए, तो अब मैं जरा लिटिल और फ्यू के बारे में आज तक समझ नहीं आया था, अब समझ आया, चलो बहुत अच्छी बात है विजेंद्र। आइए कुछ और समझ इसके लिए पैदा करते हैं कि ये दिक्कत आपको दूर हो जाए। एक तो पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात इससे एक और कि ये पहचान लो इनके कि इनके कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होते हैं। देखो लिटिल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव होता है लेस और सुपरलेटिव होता है लीस्ट। और फ्यू पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव होता है फ्यूअर और सुपरलेटिव होता है फ्यूएस्ट। पहली बात तो ये, ठीक है ना, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि हमें पता ही लगता है लेस का क्या मतलब होता है, लिटिल का क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, कब क्या लगाते हैं, ये सब समझ में ही नहीं आते चीजें। अब क्लियर है कि भाई ये पॉजिटिव डिग्री है तो एक के लिए होगा, लेस जो होगा वो थोड़ा कंपैरिजन होगा, लिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा में जब कम की बात करेंगे। अब मैं यहां पे आपको सेंटेंसेस कुछ देता हूं जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस, ही हैज बीन डायग्नोज्ड विद टर्शियरी स्टेज ऑफ कैंसर एंड देयर इज little hope of his survival. There is a little hope of his survival. अब ये एक सेंटेंस आपके आंखों के सामने है। अब अगर मैं पूछूं यहां पे कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है तो क्या जवाब होगा आपका?
बहुत अच्छी बात। हैप्पी हैप्पी ने प्रोनाउन के 350 क्वेश्चन लगा दिए हैं और सब सही हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। कल विजेंद्र जी ने बात की थी मुझसे, अभी यहां कमेंट दिख रहा है मुझे उनका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। विकास, अजय अजय देव का जवाब सही है। राहुल जो हैं वो करेक्ट लिख रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है। तो यहां पे लिटिल आएगा, भूपेंद्र भी बता रहे हैं, बिल्कुल। अब आप देखो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है आपको। वहां पे सेंटेंस होंगे, सेंटेंस को पढ़ के आपको देखना होगा कि यहां पे सेंस क्या निकल रहा है। मुझे यहां पे जो शब्द चाहिए वो ना के बराबर के लिए चाहिए, कुछ के लिए चाहिए, या जो कुछ के लिए चाहिए। इसीलिए हिंदी भी बताइए कि आपको ये चीजें याद रहे कि लिटिल का मतलब कुछ नहीं, अ लिटिल का मतलब कुछ, और द लिटिल का मतलब जो कुछ। वही सीधी सी बात है, द लगा दिया तो स्पेसिफाई कर दिया, सिंपल। भाई द लगा करके स्पेसिफाई तो ही करते हो, उसकी तरफ इशारा कर रहे होते। अब जो कुछ मेरे पास था वो चुरा लिया, तो जो कुछ इसका मतलब हो गया। अब यहां पे देखो, अगर इंसान का कैंसर की जो बीमारी है वो तृतीय चरण में पहुंच गई है, तो उसके बचने के चांसेस क्या होते हैं? ना के बराबर होते हैं ना, ना के बराबर है। आखिरी चरण में पहुंचा हुआ है वो, तो ना के बराबर होप है। और ना के बराबर के लिए लिटिल शब्द आएगा, ना कि अ लिटिल आएगा। तो यहां से हमें अ गायब कर देना है, सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। लेकिन वहीं पे सेंटेंस में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और यहां टर्शरी की जगह लिखा हो प्राइमरी, टर्शरी की जगह क्या लिखा हो? प्राइमरी। तो अब मान लो क्वेश्चन में आ जाए कि ही हैज बीन डायग्नोस्ड विद प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर। अभी कैंसर का बिल्कुल शुरुआती चरण है, प्राथमिक चरण है। तब यहां पे क्या आएगा? प्राइमरी है, तब अ लिटिल होप लिखोगे। तब थोड़ा होप है, क्योंकि शुरुआत में ही पता लग गया। अब उसके बचने के थोड़े चांसेस हैं, थोड़े के लिए अ लिटिल। लेकिन वहीं पे अगर टर्शरी पेपर में आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि वहां पे ना के बराबर चांसेस हैं। सो वेन एवर यू एनकाउंटर विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू रीड द सेंटेंस एंड यू नीड टू फिगर इट आउट दैट what is the context. It is positive, it is negative, or you are specifying. If it is negative, go with little and few. If it is positive, go with a little and a few. And if it is kind of emphasizing, then go with the little and the few. As simple as that. तो यही सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आई गई। अब मैं जैसे यहां पे सेंटेंस एक और लिखूं कि लिटिल कॉमन सेंस is required in everybody. Little common sense is required in everybody. क्या है करेक्ट ऑप्शन? यहां पे ये सेंटेंस सही है गलत है? लिटिल कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीबॉडी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हिमांशु, दीप्तेश, भूपेंद्र, सबके जवाब यहां पे सही हैं। योगेश भी सही हैं, सुनील सही हैं, रवि सही हैं, जयपाल सही हैं, अमित कह रहे हैं राइट है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, विकास भी सही है, सौरभ सही है। ऑल लिटिल लगेगा यहां पे। ऑल लिटिल कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीबॉडी। लिटिल का मतलब क्या है? ना के बराबर। लिटिल का मतलब है ना के बराबर। तो अगर आप कह रहे हो लिटिल कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड इन एवरीबॉडी, इसका क्या मतलब है? कि हर इंसान के अंदर ना के बराबर कॉमन सेंस जरूरी है। अरे ना के बराबर नहीं, कुछ, हर इंसान के अंदर थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। तो लिटिल कॉमन सेंस, इस तरीके से पेपर में आपको कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं कि कहां लिटिल लगेगा, कहां अ लिटिल लगेगा, कहां द लिटिल लगेगा, राइट। अब जैसे मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन मिल गया a few days I spent in his company were the
बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। अब ये सेंटेंस आ गया कि अ फ्यू डेज आई स्पेंट इन हिज कंपनी, उसके साथ जो मैंने कुछ दिन बिताए वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। अब यहां पे क्या करना है, बिल्कुल देखो लिखते ही अब फटाफट आंसर कर रहे हो आप, तो बस पकड़ लोगे तो पकड़ लोगे। अजय, सौरभ, हिमांशु, दिल्ली, पंकज, सबके जवाब बिल्कुल सही है। ये सबसे पहले जब नाम आए हैं यहां पे द फ्यू डेज, यहां द फ्यू डेज आ जाएगा, अ फ्यू डेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको सीधी पहचान है, जब भी द फ्यू की बात आए, अभी मैंने कहा द फ्यू की बात जब भी आएगी या द लिटिल की बात आएगी तो उसके साथ क्या हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। वो एक तरह से नाउन क्लॉज है, वर्ग के पहले आया हुआ सारा पार्ट सब्जेक्ट है। तो यहां पे अ को गायब करोगे, क्या लगाओगे? द फ्यू डेज, यानी जो कुछ भी दिन, जो कुछ थोड़े दिन मैंने उसके साथ बिताए वो मेरे जीवन के बहुत अच्छे दिन थे। राइट, सो ये यहां पे मतलब हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिथिलेश, आंचल, योगेश, विजेंद्र, रवि, सबके जवाब अब यहां पे सही हैं। रियाज, कुणाल, बहुत बढ़िया। चलो बाकी जो लेस है और बाकी सब है वो सब हम आगे देखेंगे। अभी मेरा यहां पे जो फंडा था वो सिर्फ इतना था कि आप कम से कम इनके डर से भाग जाएं, दूर आपके मन से डर भाग जाए कि भाई हम अ और द में क्या बार बार कंफ्यूज होते हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए मैंने हिंदी में भी उसको बता दिया, अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में बता दिया कि भाई फ्यू का मतलब ना के बराबर इन नंबर, और फ्यू का मतलब कुछ इन टर्म्स ऑफ नंबर, और द फ्यू का मतलब जो कुछ इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, क्योंकि भाई काउंटेबल के पहले। और ये क्या है? लिटिल ना के बराबर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, अ लिटिल कुछ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और द लिटिल का मतलब जो कुछ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जो लग जाना है बस, द का जो काम है आप उसको स्पेसिफाई करोगे और बताओगे कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट की तरफ। छोटी छोटी सी बातें कम से कम पहचानने लग जाएं। देखो मच और मेनी का क्या फर्क है, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज करता है। आपको तो खैर बिल्कुल नहीं करता। आपको पता है मच किसके साथ लग रहा होता है? अनकाउंटेबल के पहले। और मेनी किसके पहले लग रहा होता है? काउंटेबल के पहले। काउंटेबल का मतलब क्या है? यानी मेनी का इस्तेमाल नंबर के पहले होगा और मच का इस्तेमाल क्वांटिटी के लिए होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इन दोनों के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सेम होते हैं। राइट, इसका क्या मतलब कि जो मोर और मोस्ट ने हमें जीवन भर परेशान किया वो किसकी पैदाइश थे? वो मच और मेनी के थे। यानी मच मोर मोस्ट और मेनी मोर मोस्ट। ध्यान में रखना है आपको, ये डिग्रीज है। और एक और भी पते की बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं, और आप जानते हैं इस बात को। जैसे हमने अभी वेरी का एग्जाम्पल लिया था, जब मैंने कहा कि दिस इज द वेरी स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड दिस नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यही वो स्टूडेंट है जिसने ये राष्ट्रीय स्तर का एक प्रतियोगी परीक्षा को पास किया है। तो वहां पे वेरी जो है वो एडजेक्टिव है, वेरी स्टूडेंट, आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, एम्फेटिक हो गया। बट वहीं पर अगर मैं कह रहा हूं कि दिस स्टूडेंट इज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, सो वहां पे वेरी गुड में गुड एडजेक्टिव है, वेरी क्या हो जाता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो वैसे ही मच मोर मोस्ट आपने खुद ही देखा है अभी कि मोर और मोस्ट का ही इस्तेमाल हम उन एडजेक्टिव से पहले कर रहे हैं उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए जिनके ER और EST वाले फॉर्म अवेलेबल नहीं हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी हैं, कंपैरेटिव एडवर्ब भी हैं। तो जब हम कह रहे हैं मोर ब्यूटीफुल, तो इस बात का ध्यान रखना मोर शब्द वहां पे क्या है? कंपैरेटिव एडवर्ब है, क्योंकि ब्यूटीफुल शब्द क्या है? एडजेक्टिव। बट आई नीड मोर मनी, आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? अब ये एडजेक्टिव होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हमने कहा कि शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर,
अगर हमने यहां पे इस्तेमाल किया है ये, तो आपको पता है ब्यूटीफुल शब्द जो है ये विशेषण का शब्द है, और विशेषण से पहले जो आ रहा होता है उसको क्वालिफाई कर रहा है वो एडवर्ब है, और यहां पे ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है उसका उसकी बहन के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, कंपैरेटिव एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन वहीं पे जैसे मैंने कहा कि आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए ना कि मैं बोलूं और बोर्ड पे लिखता चला जाए बस, आई नीड मोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि मेरा दिमाग तेज चलता है, हाथ भी कई बार आगे बढ़ जाता है, अगले वर्ड की स्पेलिंग पे पहुंच जाता है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। सो आप देखिए खुद, अब इंफॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ऊपर वाले सेंटेंस में मोर जो था वो एडवर्ब था, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन शब्द नाउन है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन में पढ़ के आ रहे हैं हम, और नाउन के पहले जो आकर के उसे क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, राइट, एडजेक्टिव होगा। सो यहां पे अब ये आपका एडजेक्टिव है कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन पहले थी मेरे पास, मुझसे उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर अब मैं आपको पूछूं कि ये मोर कंपैरेटिव तो है, लेकिन ये मेनी का कंपैरेटिव है यहां पे कि मच का कंपैरेटिव है, हाँ जी ये बताओ। दूसरे वाले सेंटेंस में जो मोर है वो मेनी का कंपैरेटिव है कि मच का कंपैरेटिव है, टेल मी। हाँ गूगल तो है भाई, बिल्कुल है, लेकिन इसका अपना अलग मजा है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मच का, बहुत खुशी हुई। हीरो, हिमांशु, जयपाल, सौरभ, सबका जवाब बहुत सही है। बस यही, ये जब क्लैरिटी आप देते हैं ना तो मुझे मजा आ जाता है, फिर लगता है चलो मेहनत सार्थक हुई। बहुत बढ़िया। सुनील को छोड़ के बाकी आई थिंक 30 के करीब कमेंट दिख रहा है मेरे को अब तक, ऊपर ही हो चुका है अब तो, सब मच कह रहे हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि पता है आपको कि इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया किस्सा होगा, इतना साफ साफ इसीलिए हर चीज लिख देता हूं कहीं मामला ना फंसे, ये उसका है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जी, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। तो ये तीसरा छोटा सा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। ये सब बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बड़े परेशान करते आए हैं हमें। आओ अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये भी बहुत परेशान करता है, ओल्ड, ओल्डर। ये कुछ पेपर वालों के फेवरेट शब्द हैं। आगे मैं ना, अगला जो हमारा सेक्शन है वो इसी का है कि ये कुछ शब्द हैं हमारे पास, 2 ही 3 हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, तो इनको क्लियर कर लो बिल्कुल। एल्डर एंड एल्डेस्ट। हैप्पी ऑल जो है वो नंबर के लिए भी बात करेगा ना, और लेकिन डेफिनेट नंबर के लिए बात नहीं करेगा, और क्वांटिटी की भी बात करेगा, तो दोनों में आ जाएगा। जैसे सम जो है वो नंबर में भी है, क्वांटिटी में भी है, ऑल भी क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ जी, अब बारी है कि ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट में क्या फर्क है। इसी कैटेगरी में हमारे पास आता है क्या, लेट, लेटर, लेटेस्ट, और लैटर और लास्ट। इसको कंफ्यूज कराते हैं पेपर में। और एक और आपके पास है फार, फार्दर, फारदेस्ट एंड फर्दर एंड फर्देस्ट। सभी लोग हैप्पी की तरह, कम से कम, अब हैप्पी ने बताया 350 क्वेश्चन लगाए मैंने, 350। आप सब भी कम से कम 200 क्वेश्चन हर चैप्टर से लगाते जाओ। मैं क्लास में 100 प्लस तो करा ही रहा हूं आपको, किसी में 100 हो जाएगा, किसी में 90 हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस में किसी में 120 हो जाएगा। तो मैं अपने तरफ से तो आपको करा ही रहा हूं फिल्टर करा के, और मेरी कोशिश ये होती है कि सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाए। अब आपको अपना हाथ साफ करना है कि पेपर में 5 सेकंड में मुझे नजर आ जाए, तो उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। तो प्रैक्टिस करोगे तो वो हैबिट फॉर्म होगी, और हैबिट से ही स्किल्स कन्वर्ट होती, हैबिट ही आपकी स्किल में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आदत सी हो गई है, हाथ साफ हो गया उस पर। और तब जाकर के स्किल की जरूरत होती है परफॉर्मेंस के लिए, तब आप परफॉर्मेंस दे पाते हो। तो इस बात को बहुत क्लैरिटी से आपको
समझना है कि परफॉर्मेंस अगर देनी है तो ये काम करिए और फिर मजा ही आ जाएगा अंग्रेजी का एक अलग लेवल पे। चलिए जी, आइए इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले ये लिखा है ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट में क्या फर्क है। 3 पैरामीटर पे फर्क है, ध्यान से सुनिए और समझिए। ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। पहला जो फर्क है कि भाई जब आपका फोकस एज के ऊपर हो तो आप ओल्डर, ओल्डेस्ट को चूज करते हैं, जब फोकस आपका रिलेशनशिप के बारे में हो तो आप चूज करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट को। सबसे पहला फर्क ये हो गया एज और रिलेशनशिप का। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई ओल्डर, ओल्डेस्ट जो है हमारा, यानी यही ऊपर वाले जो हैं ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये हमारे लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरह के बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। जबकि हम बात करें यहां पे एल्डर, एल्डेस्ट की, तो ये सिर्फ लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है और विद इन अ फैमिली हम इसका यूज करते हैं। ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। विद इन अ फैमिली, एल्डेस्ट सन, एल्डर सिस्टर, राइट। तो ये आप भाई बहन बेटे उनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, जबकि ओल्डर, ओल्डेस्ट लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। और तीसरी बात क्या, तीसरा कॉलोकेशन, यानी ओल्डर की जोड़ी जो बनती है, ओल्डर की जोड़ी अगर बन रही है तो वो दैन के साथ बनती है, जबकि एल्डर की जो जोड़ी है वो किसके साथ बनती है, टू के साथ बनती है, एल्डर टू, राइट। ये कॉलोकेशन हो गया। तो इन तीनों पैरामीटर को मिक्स करके पेपर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात, 250 कुणाल ने भी लगाए हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छे। पीयूष 150 क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और अपनी परफॉर्मेंस भी रेट करते चलो कि एकदम प्रेशराइज सिचुएशन में जो चैप्टर पढ़ लो उसके लिए टाइम नहीं देना है। 100 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो अपने आप को 40 मिनट का टाइम दो, हद से हद 40 मिनट्स, 100 क्वेश्चंस, इस तरीके से कि दिमाग अब प्रेशर के लिए तैयार हो जाए, जो प्रेशर हमें पेपर में मिलता है। और पेपर से भी ज्यादा प्रेशर दो घर पे और फिर अपनी परफॉर्मेंस देखो। ये नहीं कि टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, सूरज की धूप बहुत अच्छी हुई है, चलो ऊपर निकलते हैं, आराम आराम से ना, फास्ट पेस में, क्योंकि हमें अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करना है। चलिए जी, तो ये तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखिएगा। पहली बात तो ओल्डर, ओल्डर, इसको भी मैं बता दूं एक साथ। ऐसा करो ना, पहले इनके कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इन पे क्वेश्चन कर लेंगे। आ जाओ इसके ऊपर अब चले आते हैं। लेट, लेटर, इन चीजों को नोट करते चलिए। मैं एक बार तीनों समझा देता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट में क्या फर्क है भाई। देखो, लेटर और लेटेस्ट जो है ये टाइम के लिए होता है, जब आपका फोकस समय के ऊपर हो, और लेटर और लास्ट होता है पोजीशन के लिए, राइट, पोजीशन के लिए। जैसे लेटर का मतलब होता है दूसरा वाला, सेकंड वन, और लास्ट का मतलब होता है आखिरी वाला, आखिरी पोजीशन पे जो है। जबकि लेटर का मतलब होता है इससे देर में, और लेटेस्ट का मतलब टाइम में सबसे देर में, या सबसे नया भी वही मतलब हो जाता है। जैसे हम कहते हैं आज की ताजा खबर, तो आप वहां पे क्या कहोगे, लास्ट न्यूज या लेटेस्ट न्यूज। तो आपको बताया वहां पे लेटेस्ट न्यूज हम कहते हैं, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर, यानी समय में सबसे बाद का। सो ये टाइम और ये पोजीशन का फर्क है। पेपर में क्या करते हैं आपको, एक तो आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि सेंटेंस में फोकस किसके ऊपर है, पोजीशन के ऊपर है या टाइमिंग के ऊपर है, और उस आधार पर आप तय करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके जोड़ीदारों से पूछा जाता है। लेटर का मतलब देर में, तो जल्दी के लिए कौन सा शब्द आता है, अर्लियर, सभी को पता है। तो अर्लियर पहले, लेटर बाद में, और लेटेस्ट सबसे बाद में। और यहां पे क्या है, लेटर दूसरा वाला, तो पहले वाले के लिए वर्ड क्या आता है, फार्मर। तो पेपर वाले क्या करते हैं, कई बारी आपको अर्लियर और फार्मर में भी कंफ्यूज कराते हैं। अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, फार्मर प्राइम मिनिस्टर होगा। तो जल्दी और जगह दोनों का फर्क समझना है। स्थानीय मान पहले प्रधानमंत्री, उनके बाद तो पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी जिनकी पोजीशन इनके पहले थी, वहां समय के ऊपर फोकस नहीं है। तो समय पे जब फोकस हो तो अर्लियर लगाओ, जब पोजीशन के ऊपर फोकस हो तो फार्मर लगाओ पहले के लिए, और बाद के लिए लेटर टाइम में, बाद सेकंड वन दूसरा वाला लेटर होता है LATTER, और आखिरी की पोजीशन के लिए लास्ट, और उधर समय के लिए लेटेस्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और यहां पे
ये भी बचपन से देख रहे हो भाई, फार का मतलब दूरी होता है, तो फारदर तो समझ में आ ही रहा है कि ये ज्यादा दूर है, और फारदेस्ट सबसे दूर है। तो इसका मतलब कि जो ऊपर वाले शब्द हैं हमारे, ये कब लग रहे होते हैं? जब हमारा फोकस किसके ऊपर होता है? डिस्टेंस के ऊपर होता है, ठीक है ना। दिस इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम माई नेटिव टाउन, मेरे गृह राज्य, गृह शहर से सबसे दूर की जगह है ये। दिस इज द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम माई नेटिव टाउन। और फर्दर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि अब आपको पेपर में क्वेश्चन मिले कि आई नीड फर्दर डिटेल्स या फार्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो वहां पे क्या करोगे भाई? आई नीड फर्दर डिटेल्स या फार्दर डिटेल्स, वहां फर्दर आएगा, यानी एडिशनल, यानी तुमने जितनी डिटेल्स मुझे मुहैया कराई हैं वो इस चीज के फैसले को लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और डिटेल्स चाहिए। तो फर्दर और फार्देस्ट का मतलब क्या हो जाता है? इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो ये इनके ऊपर फर्क है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो हाथ साफ होगा, लेकिन आप एक बार पहले इनको नोट कर लीजिए अपनी भाषा में, साफ साफ क्या डिफरेंस है। इसलिए देखो, ज्यादा अंग्रेजी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये रूल 1 रूल 2 छाप रहे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट में ना 7-8 रूल बनेगा, लेकिन आपको लगेगा वो माय गॉड इतना बोझ है। अब कहां बोझ है भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी 7-8-10 क्वेश्चन कर लोगे साथ में, बिल्कुल हाथ साफ हो जाएगा, जैसे आपने अभी फ्यू और फ्यू द फ्यू में हाथ साफ कर लिया। कर लिया आपने? हाँ भाई, एक्स तो बिल्कुल कॉमन शब्द है, प्राइम मिनिस्टर। आइए, इसको मैं अब साफ कर रहा हूं सो दैट मैं आपको क्वेश्चंस दे सकूं, इसीलिए मैं हट गया था।
इन सेंटेंसेस के बारे में क्या राय है? योगेश कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच, आज तक मैं ओन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानता था। चलो बहुत अच्छी बात, जान गए। क्या जान गए भाई योगेश? अगर मैं कहूं कि आई ओन दिस हाउस, आई हैव माई ओन हाउस, क्या फर्क है दोनों ओन में? ये वाला ओन वर्ब है, ये वाला ओन एडजेक्टिव है। हाँ जी, पहले वाले सेंटेंस के बारे में राय दे रहे हैं आप लोग अपनी। कुछ लोग कह रहे हैं ओल्डर कर लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं टू कर लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने दो ज्ञान को फंसा दिया है आपके लिए। कौन से दो ज्ञान? भरपूर लोगों ने टू टू यहां पे लिखा है। देखो, अगर आप एक मासूम बच्चे हो तो आप सोचोगे अभी तो सर ने बताया एल्डर के साथ टू लगता, तो सर इतने मासूम तो है नहीं है कि आपको इतने हलवा क्वेश्चन देंगे। आपको यहां झटके देने होते हैं कि आपको जहां कंफ्यूजन है वो चीजें दूर हो। देखो, यहां पे दो बातों के बीच में लड़ाई है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि दोनों में से किस चीज को हम साथ लेके चलें। एक दिमाग आपका कहेगा कि एल्डर के बाद देन नहीं आता, देन को हटा के टू लगा दो, लेकिन वहीं जब दिमाग की बत्ती जलेगी तो आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा कि सेंटेंस में सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं है, यहां पे फोकस उम्र पे है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह जो है मेरे कजन से 5 साल बड़ा है, तो फोकस इज ऑन 5 years एज, और जब फोकस एज पे हो तो एल्डर नहीं ओल्डर चूज करते हैं। यहां ओल्डर आएगा, यानी देन को नहीं हटाना था, एल्डर को हटा करके ओल्डर करना था। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहां पे बाई 5 years के बाद लगा था ना, 5 years के बाद फुल स्टॉप लगा था, मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगा दूं, मैं कजन के बाद ही फुल स्टॉप लगा दूं, तब आप बिल्कुल सही हैं। तब हमें देन को हटा करके टू लगाना होगा। ही इज एल्डर टू माई कजन, राइट, वहां पे हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बाई 5 years जब दिख गया तो इसका मतलब तो फोकस इज ऑन एज, एंड इन दैट केस यू कैन नॉट गो विद एल्डर। सो ऑलवेज रीड द सेंटेंस प्रॉपरली, तुक्का नहीं मारना है, ऐसे ही फंसाने वाले क्वेश्चन मिलते हैं। चले जी, अगला है दिस इज द एल्डेस्ट चर्च। आपको पता है चर्च के लिए एल्डेस्ट नहीं लगेगा, यहां इस्तेमाल होगा ओल्डेस्ट का, राइट। ओल्डर ओल्डेस्ट का इस्तेमाल इंसान के लिए और जगह के लिए, सामान के लिए, सबके लिए होता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, राइट। यहां पे बिल्डिंग के लिए, बाग के लिए, राइट, जो भी है ओल्डेस्ट आप लगाओगे। आई हैव 2 elder brothers, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि एल्डर और ओल्डर का क्या रिलेशनशिप है। देखें आप, जब मेरा फोकस रिलेशनशिप पे है कि मेरे 2 बड़े भाई हैं, तो मैंने एल्डर का इस्तेमाल कर लिया, राइट, कॉमा के पहले वाला जो क्लॉज है। एंड द फर्स्ट वन इज ओल्डर देन माई सिस्टर बाई 2 years, और पहले वाला जो पहला भाई है, बड़ा भाई है, वो मेरी बहन से 2 साल बड़ा है। तो अब जैसे ही फोकस शिफ्ट हुआ किसके ऊपर, उम्र के ऊपर, एज के ऊपर, मैंने क्या लगा दिया, यहां पे लगा दिया ओल्डर देन। सो ये बस इस फंडे को क्लियर करने के लिए था जो हमने बात की थी अभी उम्र और रिलेशनशिप की। तो आज का समय होता है हमारा पूरा, और बाकी के जो 2 हमारे बचे हुए हैं उनके सेंटेंसेस हम देख लेंगे अगली क्लास में। तो एटलीस्ट जो बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एडजेक्टिव का, वो आज हमने पूरा कर लिया है कॉन्सेप्ट के टर्म्स में। अगली क्लास में हमारी शुरुआत होगी जो छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे हमने प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट का तीसरा सेक्शन किया था, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट यहां पे काफी सारे निकलेंगे आपको, और जो कि हम सेंटेंसेस के माध्यम से डिड्यूस करेंगे। तो इस क्लास में हम अगली क्लास में कम से कम 20-22 सेंटेंस जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे, और हर एक सेंटेंस एक कॉन्सेप्ट आपको पक्का करेगा। वो वाले सेंटेंसेस हम करने वाले जो मैं आपको दूंगा, आप उसमें बताएंगे कहां एरर है, कहां एरर नहीं है, ठोकर लगेगी